सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? तीजांस पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज एक अलग ही प्रकार की वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। हालांकि अक्सर मैं इस प्रकार की चर्चा है वो नहीं करता हूं, परंतु मेरे जो स्टूडेंट्स हैं या यूं कहें कि जो साथी हैं जो मेरी हेल्प करते हैं, वो सभी ये बात कहते हैं कि एक कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। वो ये कह रहे हैं कि आप क्या है कि अगर कोई भी कंटेंट है वो अच्छे से तैयार कर रहे हो, आप अगर बच्चे को अच्छे से पढ़ा रहे हो, तो ये क्या है कि आपके पास में ऑफलाइन आने वाला बच्चा या जिसने ऑनलाइन कोर्स ले लिया, केवल उसी बच्चे को इसके बारे में पता है। दूर दराज यूं कहें कि आप अगर सूरतगढ़ गंगानगर से हो और दूर दराज अगर अपने बात करें कि भरतपुर, झालावाड़, कोटा, गंगानगर के अलावा जो भी क्या है अपने यूं कहें डिस्ट्रिक्ट है, जो क्या है कि आपके परिचित नहीं है बच्चे, उनको कैसे पता चलेगा कि आप चीजें हैं वो किस प्रकार से करवा रहे हो, किस प्रकार से पढ़ा रहे हो। बच्चों, अगर आप क्या है कि 2026 में होने वाले सेकंड ग्रेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए जो चर्चा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप ये डिसीजन लेने में सक्षम होंगे कि हमें क्या है कि चीजें किस प्रकार से करनी है। जो तीजांस पाठशाला से जुड़े हुए बच्चे हैं उन्हें पता है कि किस प्रकार से कंटेंट करवाया जाता है, कैसे चीजों को पढ़ाया जाता है। और अब इस वीडियो के थ्रू जो भी नए बच्चे हैं उनको ऐसे पता चलेगा कि वास्तव में जो हमने पिछली भर्ती में जो काम किया, जो बच्चों को पढ़ाया, जो उनको नोट्स दिए, एक्चुअल में वहां से चीजें आई या नहीं आई। आज की क्लास है उसमें सिर्फ मैं लिटरेचर सेक्शन की चर्चा है वो करने वाला हूं, और लिटरेचर सेक्शन जिसमें एक प्रकार से आगे की 2026 में आने वाली जो भर्ती है उसमें अहम रोल अदा करने वाला है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि ग्रामर है वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, टीचिंग मेथड है वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु मैं ये कहूंगा कि लिटरेचर का सेक्शन, जैसे पिछले सेकंड ग्रेड के बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए पोइम जितनी भी 15 पोइम आपके ऐड की है, 6 ऐसे ऐड किए हैं, नोवेल ड्रामा ऐड किए हैं, वो बिल्कुल नए हैं और उनमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं ये आप लोगों को नहीं पता। तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो है वो बना रखी है कि आप कोई भी पोइम पढ़ें तो वो कहां से, किस प्रकार से पोइम पढ़ते समय क्वेश्चन है वो कहां से पूछे जाएंगे, वो भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आज जो मैं चर्चा करने वाला हूं, जो आप एक प्रकार से यहाँ पे थंबनेल देख रहे हैं, उससे आपको पता चल गया होगा कि वास्तव में क्या हमने पढ़ाया है वहां से आया है या नहीं आया। देखो, आप किसी भी संस्था का कोर्स लेते हैं, चाहे वो हमसे जुड़े या किसी अन्य संस्था से जुड़े, ये बिल्कुल आपका हक है। आपकी क्या है कि इतना जरूर बनता है कि आप हमें पेमेंट दे रहे हैं तो विश्वसनीयता तो जरूर रहे कि हमारे द्वारा किया जा रहा काम है वो किस प्रकार का है, पारदर्शिता जरूर रहे, आपके मन में कतई किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहे कि जो भी काम है वो हमें किस प्रकार से मिलेगा। तो मैं ये नहीं कहता आप किसी भी संस्था से जुड़े, उस संस्था के आप ये देखिए कि आप क्या है कि कहां से उन्होंने जो भी पढ़ाया। देखिए, एक बात, दो बातें मैं यहाँ पे करना चाहूंगा। 15 से 20 मिनट की हाईएस्ट चर्चा रहेगी अपनी, जिसमें मैं यहाँ पे भी जो कंटेंट है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, आगे और भी महत्वपूर्ण बातें वो साथ में करूंगा, 2026 की भर्ती को लेकर भी चर्चा करूंगा। अब यहाँ पे क्या है कि आपके लिए ये कहने को मैं कह सकता हूं, ठीक है, कि कोई भी टीचर कह सकता है कि हमारे कंटेंट में से 145 क्वेश्चन आए, हमारे कंटेंट में से 150 में से 150 आए, लिटरेचर में से 60 में से 60 आए। परंतु हमारे कंटेंट का क्या मतलब हुआ? क्या आपने जो नोट्स बच्चों को प्रोवाइड करवाए हैं, क्या क्लासरूम जो वर्क आपने करवाया है उस कंटेंट में से आपको चीजें मिली है, या मैंने 4 बुक बता दी कि क्या है ए लिटरेरी ऑफ अपने यूं कहें ए ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म, ठीक है, MH अब्राहम की बुक पढ़ लेना, मैंने 4 लिटरेरी पीरियड की बुक बता दी, मैंने क्या है कि 4 साइट है वो आपको बता दी, और मैंने कह दिया कि इन 10 जगह से आप काम करो,
और फिर मैं ये कहता हूं कि आपको जो कंटेंट मिला है वो मेरे पढ़ाए हुए में से 145 क्वेश्चन हैं, 150 पर्सन है, 140 प्लस क्वेश्चन है, या लिटरेचर में से 60 क्वेश्चन है, वो क्या कि मेरे पढ़ाए हुए में से आए हैं। तो ये चीज है वो हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमने जो काम किया ईमानदारी से बच्चों के साथ में, बच्चों ने जो मेहनत की, वास्तव में वो चीज है वो एग्जाम में आई या नहीं आई, मैं केवल उस मुद्दे पे चर्चा करूंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है वो हमारे जो पढ़ाए हुए हैं वो क्या है कि नहीं आए, ये भी मैं बिल्कुल स्पष्ट है वो मैं आपसे बात करूंगा। बिल्कुल पारदर्शिता के साथ में अपनी चर्चा करेंगे। और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आगे की तैयारी को लेकर, 2026 के एग्जाम को लेकर अपने जो आपको महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं देने वाला हूं। और साथ में यहाँ पे ये वीडियो क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में किस प्रकार से एक यूं कहें कंटेंट नहीं, कंटेंट और टेस्ट, कंटेंट और टेस्ट जो शेड्यूल बेस्ड टेस्ट है और कंटेंट दोनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं सिलेक्शन के लिए। और 2026 की जो भर्ती है मैं सीधा सा बता देता हूं, जो 26 की तैयारी कर रहा है, 2026 में एग्जाम होने वाला है, 25 की भर्ती जो 26 में एग्जाम होगा उसकी जो तैयारी कर रहा है, उसके लिए मैं महत्वपूर्ण बात ये बता दूं, आपके लिए बच्चा 8 महीने हैं। क्यों? क्योंकि एक महीना कोई दीपावली की छुट्टियां, कोई थर्ड ग्रेड के पेपर में या लास्ट के टाइम में चला जाएगा, लगभग 8 महीने के करीब आपके पास में टाइम है। और इस टाइम पीरियड में आप फोकस रहते हुए इस प्रकार कंटेंट से पढ़ें कि आपका सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो, न कि आप इधर उधर बहुत ज्यादा ताका झांकी करें। हालांकि जो वीडियो मैंने बनाई है, ठीक है, कि आप अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, अगर आप किन किन बुक से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाई है, वहां पे भी आप देख सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे कोर्स से ही जुड़िए, ठीक है, परंतु हम किस प्रकार से काम करवाते हैं, ठीक है, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, वो बताना चाहता हूं। तो 2024 की भर्ती जिसका एग्जाम है तो वो आपका 12 सितंबर 2025 को हुआ। यहां पे इस एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन पूछे गए, यहां तक कि अनसीन पेज, अनसीन जो पोइम आई वो भी एज इट इज हमारे द्वारा टेस्ट में दी गई थी। विद टेस्ट की डेट बताऊंगा मैं बेटा, ठीक है, हवा में बातें बिल्कुल भी नहीं करूंगा, विद टेस्ट की डेट बताऊंगा कि इस टेस्ट में इस तारीख को ये क्वेश्चन आया था, वहां से एज इट इज, यहां पे नोट्स में यहां पे ये एज इट इज है, हर चर्चा करेंगे। तो अगर अपने बात करें कि सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए, तो ग्रामर से अपने 60 क्वेश्चन है, लिटरेचर से 61 क्वेश्चन है, पूरे एग्जाम की बात कर रहा हूं, न कि मैं मेरे कंटेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। जो भी क्या है 60 क्वेश्चन है वो ग्रामर से, 61 क्वेश्चन है वो लिटरेचर से, 3 क्वेश्चन है वो पोइम के आए, 6 क्वेश्चन है वो अनसीन पैसेज है उसके आए, 20 क्वेश्चन है वो आपके टीचिंग मेथड के आए। इस प्रकार से क्या है यहाँ पे, ठीक है, आपके जो क्वेश्चन है वो आपको उस एग्जाम में जो 12 सितंबर को आपने दिया उसमें मिले। और एक चीज मैं यहाँ पे और बहुत ही आपको महत्वपूर्ण बात बता दूं, आगे डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले, श्वेता मैडम ने इतना शानदार काम किया है पिछली भर्ती में भी लिटरेचर पे, और अभी आगे आने वाला जो पेपर है 2026 की जो भर्ती होगी, यहां तक अभी पिछली भर्ती में भी 12 सितंबर के पेपर में भी क्या है एज इट इज। मैं तो ये कहता हूं कि जो अभी दिखाऊंगा मैं आपको, जो एज इट इज आपके यहां तक ओनोमेटोपिया है या जो भी चीजें हैं लिटरेरी टर्म्स है, उनके एग्जाम्पल के जो टेस्ट में जो क्वेश्चन लिए गए थे वहां से क्वेश्चन आया। और अब तो चीजों को, नोट्स को इतना अपग्रेड कर दिया गया है और वो अंडर प्रोसेस है, ठीक है, हम काम कर रहे हैं। 15 से 20 तारीख के बीच में आपके लिए एक प्रकार से हो सका हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए बुक है वो भी अवेलेबल करवाई जाए, मार्केट में आपके लिए बुक भी कंटेंट की लाई जाए, ताकि आप चीजों को देख पाए, ठीक है, चीजों को एनालाइज कर पाए, कंटेंट है उसको भी अच्छे से देख पाए। तो आगे और किस किस प्रकार से, ठीक है, आप अलग सेगमेंट में देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे और बता दूं, आप तिजांस पाठशाला का टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए, तिजांस पाठशाला की एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें आपको 2026 में होने वाली भर्ती जो है उसमें जितने भी आपकी पोइम हैं, जितने भी आपके ऐसे हैं, वो वहां पे फ्री कंटेंट है, उसमें आपको अवेलेबल है। उस फ्री कंटेंट में आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, उनका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो यहां पे
आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, एप्लीकेशन डाउनलोड करें, आपको टाइम टू टाइम है वो इंफॉर्मेशन मिलेगी। चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी चर्चा करते हैं, सिर्फ 15 से 20 मिनट की चर्चा है, ठीक है। वहां पे आपको ये पता चलेगा कि वास्तव में काम किया गया वो आया या नहीं आया। देखिए अनसीन पोइम है वो आपसे पूछी गई थी, यहां तक अनसीन पोइम का क्वेश्चन है, ठीक है। अनसीन पोइम है वो एज इट इज क्या है कि पेपर में आई, 12 अक्टूबर 2024 का पेपर लिया गया जिसमें यही पोइम, ठीक है, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू, तो यहां पे क्या है आपके एज इट इज ये जो पोइम है वो आपके जो पूछी गई, ऑन फर्स्ट लुकिंग बाय जॉन किट्स, मच हैव आई ट्रेवल्ड, तो यहां पे देखिए मच हैव आई ट्रेवल्ड इन द रिल्म ऑफ गोल्ड, ये एज इट इज अनसीन पोइम आई है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, टू द पॉइंट है वो बात करूंगा, ठीक है। 66 से लेकर 68 तक 3 क्वेश्चन अनसीन पोइम के थे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट वन। यहां पे देखिए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस है उसका क्वेश्चन आया था, और यहां पे क्या पूछा था, कौन सा करेक्ट है, ए और सी करेक्ट थे, जिसमें ये आ गया फ्लो ऑफ करेक्टर मेंटल प्रोसेस और इंटीरियर मोनोलॉग, एज इट इज बेटा यहां पे आपके दिया है फ्लो ऑफ करेक्टर एक्सटेंडेड थॉट प्रोसेस और इंटीरियर मोनोलॉग। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में नोट्स में एज इट इज क्या है हमारे सीधा सीधा सा लिखा हुआ था, ये क्वेश्चन आया था कौन से सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट वन बात करते हैं 70 नंबर, पावर्टी रीडन, जयंत महापात्रा की जो पोइम है, ठीक है, पोइट्री की जो सीरीज है उसमें जो पोइम जयंत महापात्रा की हंगर, एज इट इज 20 नवंबर 2024 को जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें जयंत महापात्रा हंगर एक्सप्लोर द थीम ऑफ पॉवर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटी। जहां पे भी इजीली मेरे को कंटेंट में मिला तो मैंने कंटेंट में उपलब्ध करवाया, और अपने यूं कहें जो आपके पेपर के थ्रू है तो वो पेपर के थ्रू सारी चीजें बहुत ही शानदार तरीके से स्वीता मैम ने आपके सामने प्रेजेंट की थी, बच्चों के सामने रखी थी, उनको कंटेंट उपलब्ध कराया था, हर एक क्लास में शानदार तरीके से चर्चा की गई थी। आगे बात करते हैं बेटा, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वन, ठीक है, सीधा सा लिखा हुआ है अमिताभ घोष है, डज नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ ए इबिस ट्रायोलॉजी, इबिस ट्रायोलॉजी का कौन सा पार्ट नहीं है, तो यहां पे सीधा लिखा हुआ है इबिस ट्रायोलॉजी में कंप्राइजेज सी इफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक एंड फ्लड ऑफ फायर, इसका मतलब हंग्री टाइड नहीं है, ये तीनों थे, एज इट इज क्वेश्चन है वो आया है। नेक्स्ट वन बात करते हैं, ठीक है, यहां पे रेस्पेक्ट फॉर रूल, ये कैरेक्टरिस्टिक है किसकी है, पूछा है रेस्पेक्ट फॉर रूल, इंटेलेक्चुअल क्वालिटी, ठीक है। और आगे क्या है देखो, ए हार्किंग बैक टू ट्रेडिशनल इमर्जेंस ऑफ द हेरोइक कपलेट, तो रेस्पेक्ट फॉर रूल इंटेलेक्चुअल क्वालिटी की बात करें तो यहां पे देखो न्यू क्लासिकल लिटरेचर कैरेक्टराइज्ड बाय ऑर्डर, एक्यूरेसी और स्ट्रक्चर, हेरोइक कपलेट, हेरोइक कपलेट यहां पे एज इट इज न्यू क्लासिकल है जो लिटरेचर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक दी हुई थी, ये आपका क्वेश्चन है वो पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, नोट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोमांटिक पोएट्री, रोमांटिक पोएट्री की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ये पूछा है। तो यहां पे देखिए बेटा ज्यादा लंबा इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, सीधा है पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड, तो यहां पे पॉलिटिकल बैकग्राउंड, इंस्पिरेशन फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो यहां पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है उसका इंस्पिरेशन था, इसका मतलब पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। यहां पे लिख दिया नोट ए कैरेक्टरिस्टिक, तो नो पॉलिटिकल इंस्पिरेशन और इन्फ्लुएंस, गलत हो गया ये स्टेंट, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों, क्योंकि सीधा सा है कि यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उससे इंस्पायर था यहाँ पे जो रोमांटिक पोइट्री है, तो यहाँ पे लिख दिया नो पॉलिटिकल इंस्पिरेशन। नेक्स्ट वन बात करते हैं बेटा 75, जेजूरी है उसके संबंध में अरुण केलेटकर की, तो जेजूरी के संबंध में क्वेश्चन है वो पूछा गया है। यहाँ पे देखिए बेटा क्या है, अरुण कोलटकर है, बिल्कुल आपने करवाया था उसमें सीधा सा महाराष्ट्र, ए सिटी ऑफ महाराष्ट्र के बारे में, और इट इज ए टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड, ठीक है, खंडोबा, तो सीधा सा क्या है, ठीक है, यहां पे आया है महाराष्ट्रियन डेटी, सीधा सा देखिए बेटा महाराष्ट्रियन डेटी खंडोबा, ठीक है, ए लोटल डेटी, तो यहां पे सीधा सा क्वेश्चन है, ये सीधा सही हो जाता है कि अरुण कोलेटकर है, उनकी फर्स्ट बुक थी जेजूरी, और उसके संबंध में क्या है, ए सिटी इन पुणे इन 1964, ए पिलग्रिमेज साइट फॉर द लोकल महाराष्ट्र डेटी खंडोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, 66 से लगे थे, ठीक है, कंटिन्यू चल रहे हैं, देखिए बेटा यहां पे अनसीन पोइम के आगे
उसके बाद में 66 से 68 तक, उसके बाद में 69, 70, 71, 72, 74, 75 रेगुलर है वो क्या है कि चल रहे हैं। 77 की बात करते हैं यहाँ पे देखिए, ठीक है। इंप्लाइड मेटाफर के बारे में, ठीक है, मैडम ने आपको अच्छे से बताया था। इंप्लाइड मेटाफर जिसमें क्या होता है, जिससे कंपैरिजन किया जाता है, वो वहां पे, ठीक है, उपलब्ध नहीं होता। देखिए, विदाउट मेंशनिंग वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ ए कंपैरिजन, तो यहाँ पे दैट रीड मतलब लाइव से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ पे उपलब्ध, यहाँ पे नहीं दिया गया है उस ऑब्जेक्ट को जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है, इसलिए ये क्या है, इंप्लाइड मेटाफर। बहुत ही अच्छे प्रकार से मैडम ने, ठीक है, चीजें हैं वो आपके लिए प्रेजेंट की थी, तैयार की थी। और अब तो और ही शानदार तरीके से हमारा ये प्रयास है कि आपको शायद ही ऐसी कोई 2026 में जो पेपर होगा उसमें शायद ही ऐसा कोई एग्जाम्पल हो, चाहे वो बेलेड का हो, चाहे एलिजी का हो, चाहे लिटरेरी टर्म में किसी का हो, या लिटरेरी फॉर्म में और लिटरेरी पीरियड। और अब तो इतना शानदार कर दिया, जैसे मैं आपको आगे चर्चा करूंगा कौन से क्वेश्चन नहीं आए, जिसमें हालांकि राइटर पे बहुत काम किया गया था, ऑथर्स पे, इंडियन ऑथर्स पे बहुत काम किया गया था, पोइट पे बहुत काम किया गया था, परंतु क्या था, बहुत वास्ट अपने कह सकते हैं सेगमेंट। और कोई भी अपने यूं कहें कि राइटिंग है, उस राइटिंग के अंदर से क्या है कि बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन है वो क्या है कि नहीं आया, और वो सेक्शन है वो अब हटा दिया गया है। हालांकि बहुत से क्वेश्चन हैं वो एज इट इज थे, सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन है, उनकी मैं चर्चा करूंगा। आगे देखिए यहाँ पे विक्टोरियन सोसाइटी जो है, विक्टोरियन सोसाइटी, तो यहां पे पूछा है मेन ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल कौन से थे, तो यहां पे देखिए जेंडर और क्लास, स्टेटस ऑफ वुमेन, जेंडर के बारे में बताया है, क्योंकि वुमेन को क्या मानते थे बेटा, चेस्टिटी, ठीक है भाई, उनकी चेस्टिटी है ना, वुमेन की चेस्टिटी को इंपॉर्टेंस है वो दी जाती थी, एक प्रकार से उनको घर के अंदर है वो कन्फाइन करके रखा जाता था कि अगर उनको बाहर भेजेंगे तो वो क्या कि स्पॉइल हो सकती है, इसका मतलब, ठीक है, जेंडर है वो यहाँ पे क्लास थी, ठीक है, एक को महत्व दिया जा रहा था, भाई आप बाहर के काम करेंगे, एक अंदर। दूसरा देखिए यहाँ पे और कौन सा वर्ग था, दूसरा यहाँ पे देखिए रैपिड सोशल चेंजेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो रिवॉल्यूशन हुआ उसने एग्रीकल्चर के जो भी चीजें थी उसको खत्म कर दिया इंग्लैंड में, और वहां पे एक नया मर्चेंट क्लास आया, एज इट इज नोट्स में दिया हुआ है। तो जेंडर एंड क्लास विक्टोरियन सोसाइटी है उसका क्या है कि ये प्रिंसिपल था, सीधा सा क्या है यहां से पूछा गया था नोट्स में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन है, ठीक है, उन्होंने लिसिडास का सब टाइटल क्या, तो यहां पे देखिए, यहां पे सीधा सा लिखा गया है लिसिडास बाय जॉन मिल्टन पार्शियली ए मोनोडी, यहां पे सीधा सीधा सा क्या है दिया गया है, ये क्वेश्चन है वो आया था। नेक्स्ट वन बात करते हैं, 80 नंबर पे चलते हैं, कॉन्टिन्यूअस चल रहे हैं बेटा, यहाँ पे 66 से लेकर, ठीक है, 130 तक है वो, लगभग क्या लिटरेचर है वो इसी सेक्शन में आई थी, तो वहां की क्वेश्चन की अपनी चर्चा करें। देखो, हाउ फार दैट लिटिल कैंडल थ्रोज हिज बीम सो शाइन्स ए गुड डीड इन ए नोटी वर्ड, तो यहाँ पे सो, लाइक, एज, देन, कंपैरिजन जो है वो सिंपली में, ठीक है, मैडम ने बहुत ही अच्छे प्रकार से क्या है बताया हुआ है। और ये एज इट इज एग्जांपल दिया किसमें, अगर मैं उसकी बात करूं, जहां पे रेन एंड मार्टिन में जो फिगर्स ऑफ स्पीच का जो आपके सेक्शन है वहां पे ये एज इट इज एग्जांपल भी दिया हुआ है, शायद तक 5 नंबर एग्जांपल है सिमिली के अंदर। और अब की बार के जो नोट्स है, अब की बार की जो चीजें हैं, चाहे वो MH अब्राहम में से है, चाहे वो क्या है किसी भी बुक में, अच्छी गाइड में से, अच्छी जो ऑथेंटिक बुक है, उन सभी में से क्या है कि मैटर आपको कंपाइल करके आपके लिए प्रेजेंट है वो किया जाएगा। हमारी तरफ से बेहतर प्रयास है अब की बार। हु अमंग द फॉलोइंग, प्रयास ये नहीं है कि भी पिछली बार सर, नहीं, पिछली बार का तो मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, 5-7 क्वेश्चन के अलावा सारे के सारे विद प्रूफ आपके साथ में प्रेजेंट कर रहा हूं। और अब की बार हमारा ये प्रयास रहेगा कि 101% चीजें हैं वो बच्चे को एकदम लिमिटेड कंटेंट में, न कि इधर उधर 8-10 चीजें हैं वो देखता घूमे, ठीक है, लिमिटेड क्या है कि कंटेंट में वहां पे आपके सामने उपलब्ध हो, एक जगह चीजें उपलब्ध हो। तो यहाँ पे सिमिली का एग्जांपल। नेक्स्ट वन, ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन है, उसकी अगर बात करें तो हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड द रूल्स ऑफ इमेनिज्म, तो यहाँ पे देखो इमेजिज्म की बात करें यहाँ पे तो क्या है, इजरा पाउंड, तो 14 सितंबर है, ठीक है, आपका 2024 के पेपर में एज इट इज
ठीक है, कंटेंट में भी और पेपर में भी क्या है कि एज इट इज क्वेश्चन है वो ये पूछा गया था। इजरा पाउंड इसका आंसर है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आया। 82 नंबर, द वर्ड ऑफ जैकोबियन ट्रेजेडी। यहाँ पे देखिए तीन तीन पेपर है उनकी, क्यों? क्योंकि सीधी सी खास बात क्या है, तीजांस पाठशाला है, ठीक है, अपनी मेहनत के लिए, अपने कंटेंट के लिए। अभी क्या है कि हो सकता है कि कुछ बच्चे जो इस वीडियो में, ठीक है, इस वीडियो को देख रहे हैं वो तीजांस पाठशाला को नहीं जानते, आप नहीं जानते, परंतु मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आप, ठीक है, आगे आने वाली भर्ती के बाद में आप जरूर सुनेंगे कि क्या है कि एज इट इज क्या है कि वहां से क्वेश्चन आए, एज इट इज वहां से क्वेश्चन आए, ठीक है, बिल्कुल होने वाला है ये, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हम कंटेंट पे मेहनत करते हैं, हम पढ़ाने पे मेहनत करते हैं, हम शेड्यूल टेस्ट फर्स्ट डे से अपने यूं कहें जब से बैच स्टार्ट होता है, चाहे वो आपका एक महीने, आपने यूं कहें चाहे एक साल क्या है कि बैच चले, चाहे 1.5 साल चले, चाहे 2 साल चले, हर बुधवार को जो शेड्यूल टेस्ट होना है, शेड्यूल बेस्ड टेस्ट होगा। और पिछली भर्ती में जिन बच्चों ने भी तैयारी की उनको ये पता है कभी भी मिस नहीं होता टेस्ट, और शेड्यूल टेस्ट से ही, ठीक है, बच्चे मेहनत करते हैं। हमें ये भी चीज पता है कि बच्चों को क्या कंटेंट देना है, कैसे उनको समझ में आएगा, और ये भी पता है कि बच्चे हैं वो किस प्रकार से उनका आउटपुट आएगा। और इस बार बिल्कुल क्या है, बच्चे हैं वो शानदार परफॉर्मेंस है वो देंगे। तो यहाँ पे बात करेंगे अपने, देखो, ठीक है, जैकोबियन ट्रेजेडी है उसकी बात करें तो देखिए जैकोबियन ट्रेजेडी किसके लिए, तो यहाँ पे सीधे सीधे से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो डार्कर साइड ऑफ ह्यूमन नेचर इंक्लूडिंग थीम ऑफ करप्शन, तो करप्शन एंड परवर्जन की यहाँ पे आया है। यहाँ पे भी देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जैकोबियन ड्रामा, तो डार्कर थीम सच एज करप्शन एंड मोरल डिके। यहाँ पे फिर देखिए, ठीक है, सोशल डिकेडेशन एंड करप्शन। तो एज इट इज क्वेश्चन है वो 3 बार क्या है कि पेपर में पूछा गया, कंटेंट में भी है। मैडम ने अच्छे प्रकार से चीजों को चर्चा की थी, ठीक है। रियलिज्म वॉज अपोज टू, रियलिज्म किसके अपोज, तो यहाँ पे कंटेंट में भी रियलिज्म की पहली लाइन दी हुई थी, ठीक है, ए लिटरेरी मूवमेंट रिएक्शन अगेंस्ट रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म के अगेंस्ट जो आया, ठीक है, वो रियलिज्म है फ्रांस के अंदर, ठीक है, जिसमें आगे एक और आया था फ्री वर्स का क्वेश्चन है, ठीक है, यहां से जो फ्रेंच पोइट है उसका आगे अपने चर्चा करेंगे। तो रोमांटिसिज्म के अगेंस्ट था, तो यही पूछा था अपोज टू रोमांटिसिज्म। एज इट इज 7 सितंबर 2024 को पेपर लिया गया, जिसमें रियलिज्म इज ए लिटरेरी मूवमेंट एमर्ज इन ए रेस्पॉन्स टू रोमांटिसिज्म। तो ये पहला ही ऑप्शन है, यहां पे सीधा सा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, यहां पे देखिए किसका क्वेश्चन है, यहां पे, ठीक है, रोमांटिसिज्म है उसका क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, देखो, रिवोल्ट अगेंस्ट रूल एंड कस्टम। तो मैं हर चीज बताता हूं आपको, ठीक है, यहां पे देखो, एक क्रिटिसिज्म ऑफ एरिस्टोक्रेटिक सोशल एंड पॉलिटिकल नॉर्म्स। आगे बात करते हैं रिटर्न टू नेचर, सब्जेक्टिविटी, इमोशनलिज्म। तो यहां पे चलते हैं, देखिए, ठीक है, देखिए यहां पे सेलिब्रेशन ऑफ नेचर, सब्जेक्टिविटी, ठीक है, लव फॉर नेचर, सिंप्लिसिटी की बात आ गई, यहां पे रेस्पेक्ट फॉर नेचर एंड प्रिमिटिव, और इमोशनल इंपल्सेस। हर एक चीज है, रोमांटिसिज्म क्या है, उसकी अलग कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, बहुत ही शानदार तरीके से नोट्स, ठीक है, कहते हैं ना, ठीक है, मारवाड़ी में अड़सू पड़सू की कौन पढ़नो, ठीक है, एकदम टू द पॉइंट है, ठीक है, वो आपको चीजें हैं वो दी गई थी। आगे भी इनको और शानदार है वो किया जा रहा है, अभी अंडर प्रोसेस, ठीक है। 85, व्हाट कॉजेज राजूज डाउनफॉल इन द नोवेल द गाइड। हालांकि नोट्स में सीधा सा नहीं लिखा हुआ, ठीक है, परंतु मैडम हैं उन्होंने, सुनीता मैम ने जब क्या है कि राजू के जो द गाइड है उस नोवेल का जब क्लास में डिस्कशन किया था, तो उन्होंने बताया था कि फोर्जरी ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट के कारण क्या है कि राजू का डाउनफॉल हुआ। मैं ये फिर से कहता हूं, जो क्वेश्चन हमारे द्वारा नहीं बताया गया वो भी मैं आगे बताऊंगा कि ये क्वेश्चन है वो हमने चर्चा नहीं की। तो 85 तक आप ये देखिए, ठीक है, 66 से 75 तक कंटिन्यू थे, और उसके बाद में 76 से फिर यहाँ पे कंटिन्यू चल रहे हैं, यहाँ पे 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 कंटिन्यूटी, ठीक है, आपको मिलेगी। चीजें एज इट इज है वो आपको कंटेंट में टेस्ट के माध्यम से मिलेगी। आगे चर्चा करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है,
आगे का क्वेश्चन आया है मेटाफिजिकल पोइट्री, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ये पूछा है, तो एक्सेसिव इमोशनलिटी। एज इट इज जैसा क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि देखिए कि मेटाफिजिकल पोइट्री की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, ये आगे यूज ऑफ एक्स्ट्रावेगेंट मेटाफर इंटेलेक्चुअल थीम, परंतु यहाँ पे देखिए सिंप्लिसिटी और इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है, तो एक्सेसिव इमोशनलिटी नहीं है, इमोशनल जो एक्सेसिव इमोशनलिटी नहीं है। एज इट इज क्वेश्चन भी पूछा गया था कौन से हैं, ठीक है, जैसे ऑब्सक्योरिटी लर्निंग, ठीक है, फार फेज्ड इमेजेस, तो यहाँ पे देखिए कंसीट इन मेटाफिजिकल पोइट्री, फार फेज्ड की अगर अपने बात करें, ये देखिए फार फेज्ड इमेजेस, ठीक है, इंटेलेक्चुअल, ठीक है, तो यहाँ पे एज इट इज आगे ये भी है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, तो फोकस ऑन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो फोकस ऑन सुपरफिशियल ब्यूटी, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, तो ये चीजें आ गई। यहाँ पे देखिए ऑब्सक्योरिटी एंड लर्निंग, तो ये सारी चीजें क्या है, टेस्ट में भी कंटेंट में भी, कहीं पे मैं टेस्ट के, ठीक है, जो स्क्रीनशॉट है वो आपके लिए उपलब्ध करवा रहा हूं, कहीं पे कंटेंट के उपलब्ध करा रहा हूं, ताकि आपको दोनों चीजें हैं वो आपके सामने स्पष्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी चर्चा करते हैं, सिनिस्टर, ग्रोटेस्क्यू, एज इट इज चीजें हैं, आप ये देखिए बेटा, ठीक है, यहाँ पे देखो ग्रोटेस्क्यू, ठीक है, ये कैलेस्ट्रोफिक एटमॉस्फेयर, सिनिस्टर, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, तो यहाँ पे आपके दिया हुआ है कि गोथिक की कैरेक्टरिस्टिक्स किसके अलावा नहीं है, मतलब अननोन, ट्रांसग्रेशन और ग्रोटेस्क्यू, ये सारी क्या है, गोथिक की कैरेक्टरिस्टिक है, रीजन नहीं है, ठीक है, तो ग्रोटेस्क्यू ये एज इट इज यहाँ पे क्या है कि आपसे पूछा गया था, सिनिस्टर, ग्रोटेस्क्यू और कैलेस्ट्रोफिक, और जो आपके कंटेंट जो है उस कंटेंट में भी क्या है, इसको गोथिक को बहुत ही एक्सप्लेन करके क्या है कि दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रस्किन बॉन्ड की ऑटोबायोग्राफी एज इट इज, ठीक है, आप सिर्फ कंटेंट ही नहीं, मैं आपको कहता हूं देखिए क्वेश्चन एज इट इज, क्वेश्चन जो टेस्ट, जो शेड्यूल बेस्ड टेस्ट है, ठीक है, मैं आपको कहता हूं शेड्यूल बेस्ड टेस्ट से क्या है कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन है वो एज इट इज क्या है, वहां पे आपको यूं कहें पेपर में मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है, आपके टॉपिक वाइज टेस्ट भी लिए जाएंगे, शेड्यूल बेस्ड टेस्ट कभी मिस नहीं होता है, हर वेडनेसडे से। और अभी मैं ये कहूं कि आज जैसे 1 अक्टूबर है, ठीक है, आपका बुधवार है, वेडनेसडे है, और आगे जो 8 अक्टूबर है वहां से शेड्यूल बेस्ड टेस्ट है, वो स्टार्ट है अपने नए बैच के, और हर एक बुधवार को आपको लिए वहां पे टेस्ट है वो मिलेगा, एग्जाम तक है वो आपको टेस्ट मिलेगा, कभी भी मिस नहीं होगा। आगे बात करते हैं, जो हम आपको कह रहे हैं उसमें कहीं पे भी कभी भी फर्क नहीं आएगा। यूट्यूब, ठीक है, जिस पे एक प्रकार से कमेंट करने के लिए हर बच्चा स्वतंत्र है, जो भी बच्चा पढ़ा हुआ है वो अगर ये कहे कि बिल्कुल सर, जो सर ने जो भी चीजें दिखाई है ये हमें नहीं दी गई, ऐसे टेस्ट नहीं लिए गए, तो बिल्कुल उन बच्चों को कमेंट करना चाहिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी इन चीजों का पता चले, वो भी क्या है कि भ्रमित नहीं हो। ऐसे नहीं है कि भी टेस्ट लिए ही नहीं, कंटेंट दिया ही नहीं और यहाँ पे हम प्रेजेंट कर रहे हैं, कतई ये नहीं मिलेगा आपको। आगे बात करते हैं, एज इट इज क्वेश्चन देखिए, रस्किन बॉन्ड की ऑटोबायोग्राफी, लॉन फॉक्स डांसिंग, व्हाट इज द टाइटल ऑफ रस्किन बॉन्ड ऑटोबायोग्राफी, तो लॉन फॉक्स डांसिंग, 19 अक्टूबर 2024 के पेपर में ये क्या है कि क्वेश्चन पूछा था हमने। फ्रेंच सिम्बोलिस्ट पोइट, अभी जो मैंने आपको बताया था, रियलिज्म की बात की थी, बिलीव्ड दैट इवोकेटिवनेस एंड सजेस्टिवनेस कुड बेस्ट बी ऑब्टेन बाय फ्री वर्स, यहाँ पे एज इट इज दिया गया है कि वर्स लिब्रे और फ्री वर्स, चाहे वर्स लिब्रे आ जाए या फ्री वर्स, ठीक है। रियलिज्म में क्या है, रियलिज्म टू मॉडर्निज्म, तो यहाँ पे फ्रेंच जो सिंबलिस्ट पोइट्स थे उनकी बात है। नेक्स्ट वन बात करते हैं, विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज इन इंग्लिश लिटरेचर वॉज, तो एज इट इज क्या है कि यहाँ पे नोट्स में विक्टोरियन एज में बताया गया है विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज क्या होता है, और बहुत ही अच्छे प्रकार से विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज को बताया था कि दोनों एस्पेक्ट चलेंगे, अपोजिट कोई भी चीज है, ठीक है, उसके बेनिफिट क्या है, उसके क्या है कि अपने यूं कहें कि ड्रॉबैक क्या है, उसकी कमियां क्या है, या किस प्रकार से वो नुकसानदायक है। तो यहाँ पे ओल्ड न्यू की बात, गुड और बैड की बात, फेथ और डाउट की बात, आइडियल और रियल की बात, जक्स्टापोजिशन मतलब विपरीत, जक्स्टापोजिशन ऑफ बेनिफिट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन विद सोशल प्रॉब्लम, तो बेनिफिट्स भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्या और सोशल प्रॉब्लम की, और ड्यूलिटी ऑफ स्टैंडर्ड, कोई भी एक मानक है उसकी ड्यूलिटी, अच्छाई और बुराई, तो तीनों चीजें यहाँ पे विक्टोरियन से, तो विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज है वो अच्छे से
चर्चा की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या पूछा है, बहुत ही शानदार अच्छे प्रकार से क्वेश्चन, विच ऑफ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट नॉट करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो कौन सा करेक्ट है, नहीं करेक्ट है, ये पूछा है। तो क्वेश्चन है उसको देखिए, प्री रेफेलाइट्स बिलोंग टू द विक्टोरियन एरा। प्री रेफेलाइट है वो विक्टोरियन एरा से बिलोंग करता है। बिल्कुल यहाँ पे क्या है, अच्छे प्रकार से आपको विक्टोरियन एरा मैम ने करवाया था, तभी भी क्या है बच्चों को बताया था कि विक्टोरियन पीरियड 1837 से लेकर 1901, और जो आपका प्री रेफेलाइट है वो कब, पोइट्स फॉर्म्ड इन 1848 में। इसका मतलब विक्टोरियन एरा में भी बात की थी। आगे एक क्वेश्चन और आएगा, प्री रेफेलाइट का एक क्वेश्चन और आएगा जिसमें भी विक्टोरियन एरा के बारे में बात की गई है, टेंशन मत लीजिए, आगे भी मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे प्री रेफेलाइट विक्टोरियन एरा से रिलेटेड है, तो ये सही तो है ही, सही तो नोट्स में मिलेगा। गलत जो है ना, यहाँ पे ये गलत दे दिया, दे फॉलोड द एकेडमिक स्टाइल ऑफ पेंटिंग मॉडल्ड ऑन राफेल। ठीक है कि भी राफेल की जो पेंटिंग स्टाइल थी उसको फॉलो किया था, गलत है। यहाँ पे देखिए दो जगह, पेपर में भी और यूं कहें नोट्स में भी, देखो यहाँ पे दे नेम्ड देमसेल्व्स आफ्टर रिजेक्टिंग राफेल क्लासिकल स्टाइल। तो उन्होंने तो क्लासिकल, जो राफेल की क्लासिकल स्टाइल है उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको फॉलो नहीं किया था, उसको रिजेक्ट कर दिया था। एम्ब्रेसिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अर्ली इटालियन आर्ट बिफोर राफेल। राफेल से पहले जो इटालियन आर्ट थी उससे उन्होंने क्या है, अर्ली इटालियन आर्ट है उससे इंस्पिरेशन लिया था, राफेल से नहीं। इसका क्वेश्चन भी पूछा गया था सीधा एज इट इज, देखिए कि प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड है, ठीक है, हु रिजेक्टेड, किसको रिजेक्ट किया था, तो द इन्फ्लुएंस ऑफ राफेल एंड रेनेसां आर्ट। तो इन्होंने तो क्या इसको रिजेक्ट किया था, इसको फॉलो नहीं किया था। तो 4 नंबर आंसर, ठीक है, ये गलत है, ये सही है, एज इट इज नोट्स में भी है, क्वेश्चन में भी है। आगे चर्चा करते हैं बेटा, हर एक क्वेश्चन को बताऊंगा मैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहां पे देखिए करेक्ट आंसर उसको चूज करना है, सैटायर और आयरनी के बारे में है। तो यहां पे देखिए सैटायर है, एम ऑफ सैटायर इज टू अब्यूज और इवोक फीलिंग्स ऑफ डेस्पेयर, नहीं, ठीक है, सैटायर है उसका एम नहीं होता कि वो एब्यूजिंग क्या है कि किसी को करे, या जो क्या है कि डेस्पेयर, निराशा की जो फीलिंग है उसको बढ़ाए। यहाँ पे सीधा सीधा सा लिखा है, सैटायर का क्या होता है, एम टू डिमिनिश, डेरोगेट और इवोक स्कॉर्न। ठीक है, तो यहाँ पे चीजों को सुधारना इसका मकसद होता है, न कि खराब करना, ठीक है, न कि मेलिसस। तो यहाँ पे देखिए, इट मस्ट बी नोटेड दैट ए सैटायर इज नॉट मेलिसस। सैटायर है वो मेलिसस नहीं है, बट रिफॉर्मेटरी, ठीक है, सुधारात्मक होता है सैटायर। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। आगे आयरनी का तो बहुत सिंपल आया था, फिर भी नोट्स में एज इट इज दिया हुआ है, आयरनी कन्वे लिटरल सेंस इन ए सिंप्लीफाइड मैनर, नहीं, आयरनी लिटरल सेंस को सिंप्लीफाइड मैनर में प्रेजेंट नहीं करती। ठीक है, यहां पे क्या है, इसका सेकंड स्टेटमेंट सही है कि इन विच रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली अपोजिट। तो यहां पे एज इट इज आयरनी में दिया हुआ है कि कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन फॉर सिचुएशन व्हाट इज रियलिटी, दिस कैन बी ए डिफरेंस। यहां पे देखिए, दिस कैन बी ए डिफरेंस बिटवीन द सरफेस मीनिंग ऑफ ए समथिंग दैट इज सेड एंड द अंडरलाइन मीनिंग। तो यहाँ पे आयरनी के संबंध में और भी उदाहरण है, वो यहाँ पे टाइप्स है वो आयरनी के बताए थे कि आयरनी है वो 3 प्रकार की होती है, तो वहां पे डिटेल से और चर्चा की गई है। तो ये एज इट इज क्वेश्चन है वो पूछा गया। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए बेटा, देखते ही थोड़ा सा पता चल रहा है कि कमला दास है, उनकी ओल्ड प्ले हाउस है, उसमें किस है के बारे में, मतलब एक प्रकार से क्या चीज प्रेजेंट की गई है। हु डज द स्पीकर से द माइंड इज एन ओल्ड प्ले हाउस विद द ऑल इट्स लाइट पुट आउट। तो कमला दास अपने को पता है फेमिनिज्म पे लिखती है, और मैडम ने बहुत अच्छे प्रकार से चीजें के बताया कि जहां पे एक प्रकार से कि जो पुरुष प्रधान है, ठीक है, जो अपने पितृसत्तात्मक कह देते हैं, या क्या है कि अपने पेट्रियार्कल जो बिहेवियर है उसकी इन्होंने क्या है कि आलोचना की है। कमला दास के बारे में बहुत ही डिटेल से क्या है कि चीजें बताई है, उनकी जो अपने यूं कहें
कि जो वर्क्स है उन पे भी डिटेल से चर्चा की है। तो प्ले हाउस में सीधा देखते ही पता चलता है लेमेंट लॉस एंसेस्ट्रल एफिनिटी नहीं है भाई, फ्रस्ट्रेशन विद द थिएटर नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। कमला दास है वो क्या है, फेमिनिज्म है, ठीक है, उस पे लिखते हैं। तो यहाँ पे सीधा सा ये आपका आंसर था। नेक्स्ट वन 98 नंबर क्वेश्चन बेटा, ठीक है। सेंट्रल थीम ऑफ अनीता देसाई क्राई द पिकॉक, क्राई द पिकॉक की सेंट्रल थीम क्या है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, ठीक है, वो इसकी सेंट्रल थीम है। तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, ठीक है, जो एग्जिस्टेंशियलिज्म में भी क्या है कि अच्छे से डिटेल की गई है, डिटेल से क्या है कि मैडम ने बताया। और यहाँ पे भी क्या है, एक प्रकार से जब क्राई द पिकॉक है उसकी जब क्या है कि यहाँ पे चर्चा की, इस राइटिंग में भी बताया कि जैसे क्या है कि सी इज ऑब्सेस्ड विद डेथ एंड हॉन्टेड, मतलब उसको अपने अस्तित्व पे भी खतरा है। जैसे ये पहले क्राई द पिकॉक है वो फर्स्ट ग्रेड में लगती थी, तो यहाँ पे देखो सी इज ऑब्सेस्ड विद डेथ एंड haunted by prediction of astrologer that her marriage is going to end within 4 years। तो यहां पे क्या है कि ये अच्छे प्रकार से तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। नेक्स्ट वन देखिए, तोरू दत्त की द लोटस, ठीक है, यहाँ पे पूछा है तोरू दत्त की लोटस है वो क्या है, तो पेट्रार्कन सोनेट है। यहाँ पे अनसीन पोइम जब दी थे तोरू दत्त के, तो इसमें सीधा सा इसका पूछा था पोइम है वो क्या है, तो पेट्रार्कन सोनेट। 10 जनवरी का आपका क्या है पेपर लिया गया है, उसमें से एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन और चर्चा करते हैं बेटा, ठीक है, बैक टू बैक क्वेश्चन चल रहे हैं, 101, 102, 103, 4, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो यहाँ पे देखिए एपिक के बारे में, तो एपिक के बारे में, एपिक सिमिली है उसके बारे में अगर बात करें तो एपिक यहाँ पे क्या देखो करेक्ट पूछा है। तो एन एपिक सिमिली जनरली बिगिन विद एज, तो अगर सीधा सा बात करें एपिक सिमिली तो किससे स्टार्ट होती है, देखो एन एपिक सिमिली इज एन इलेबोरेट कंपैरिजन ऑफ टू थिंग यूजिंग लाइक एज और देन, तो सीधा सा यहाँ पे आ गया। और भी अगर बात करें तो एपिक सिमिली है वो होमरिक सिमिली होती है। ये क्या है कि हेरोइक पोइम से डिफरेंट नहीं होती, क्योंकि यहां पे देखो इट सेलिब्रेट्स हेरोइक डीड्स एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जबकि यहां पे इसका मतलब ये गलत हो गया, यहां पे इसने कह दिया हेरोइक पोइम से डिफरेंट होती है। सब्जेक्ट ऑफ एन एपिक इज यूजुअली ट्रिवियल ना, ट्रिवियल और लैक सीरियस ट्रीटमेंट ना, ठीक है, ट्रिवियल सब्जेक्ट नहीं होते, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। यहाँ पे देखिए कि विद सच वेरियस सब्जेक्ट सच एज, जैसे क्या है कि हेरोइक लीजेंड, हिस्ट्रीज, एडिफाइंग रिलीजियस टेल, एनिमल स्टोरीज और फिलोसॉफिकल और मोरल थ्योरीज। इंपॉर्टेंट इवेंट है उस पे ये होती है, ठीक है। यहाँ पे एलिवेटेड और डिग्निफाइड इन थीम, तो ये क्या है यहाँ पे ट्रिवियल सब्जेक्ट नहीं होते, तो ये 3 नंबर है वो बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 103 में पोस्ट मॉडर्निज्म का क्वेश्चन आया था। यहाँ पे देखिए क्या दे रखे हैं, फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है, सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी है। तो एज इट इज देखिए यहाँ पे सीधा सा क्या है कि दिए हुए नोट्स में पहली लाइन में सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी है पोस्ट मॉडर्निज्म में, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन है। आगे और देखोगे तो ये देखो फ्रेगमेंटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, तो एज इट इज क्या है कि क्वेश्चन है वो पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर, एंड कस्टम लाई अपॉन दी विद ए वेट हैवी एज, तो इसका तो क्या आपको क्या है कि बताएं कि ये देखो ये नोट्स, तो ये तो क्या है कि सिंपल सा है चीजें, एज है, लाइक है, सो है, इनसे जो कंपैरिजन है वो सिमिली का पार्ट है, तो यहाँ पे ये सिमिली से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे रियलिज्म की बात करते हैं। देखिए लिटरेचर आर करेक्ट, करेक्ट है वो यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे एज इट इज देखिए बेटा, ठीक है, यहाँ पे पूछा है इट वॉज ए लिटरेरी ऑफ शूट ऑफ नेचुरलिज्म। ऑफ शूट का मतलब क्या होता है कि उसकी शाखा, यहां पे कह दिया कि रियलिज्म है वो नेचुरलिज्म की शाखा है, गलत हो गया ये स्टेटमेंट। यहां पे सीधा सा ये नेचुरलिज्म भी करवाया गया था, तो उसमें बताया गया था कि एन आउटग्रोथ ऑफ लिटरेरी रियलिज्म, मतलब नेचुरलिज्म जो है ना वो क्या है कि रियलिज्म की शाखा है, न कि रियलिज्म है वो नेचुरलिज्म की शाखा। अब वोकैब के कारण अगर क्वेश्चन गलत हो जाए भी ऑफ शूट क्या होता है तो पता नहीं, बाकी एज इट इज यहां पे दिया हुआ है, यहां पे इसने ये लिख दिया कि रियलिज्म है वो नेचुरलिज्म की शाखा है, जबकि एक्चुअल में क्या है, नेचुरलिज्म है उसकी जो ग्रोथ हुई है वो किससे हुई है, रियलिज्म से। तो ये स्टेटमेंट गलत था। सही वाले भी देख लेते हैं क्या है कि नहीं है, तो सही वाले भी देखो भाई, यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी, डिटेचमेंट और दिया हुआ है, ये रही ऑब्जेक्टिविटी भाई। आगे क्या है कि मैडम बोवरी जो है, ठीक है, उनके बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे देखो मैडम में बोवरी नोवेल जो है
उसके बारे में चर्चा, तो ये भी है सीधा एज इट इज क्या है, हर एक चीज नोट से टेस्ट से आपके लिए यहाँ पे उपलब्ध है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ मॉडर्निज्म मेक इट न्यू वाज गिवन बाय, अब मेक इट न्यू है वो किसने दिया, इजरा पाउंड ने। 7 सितंबर 2024 के पेपर में ही आ गया कि मेक इट न्यू है, ठीक है, वो एक प्रकार से किसके द्वारा, इजरा पाउंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, सरोजनी नायडू की पोइट्री है उसको बेस्ट किस प्रकार से डिस्क्राइब कर सकते हैं, लिरिकल विद इंडियन थीम। क्वेश्चन 12 अक्टूबर 2024 में सरोजनी नायडू बेस्ट नोन फॉर लिरिकल पोइट्री एज इट इज। आगे बात करें यहां पे भी देखिए, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते थे, क्यों, क्योंकि लिरिकल क्वालिटी ऑफ हर पोइट्री। नायडूज वर्क ऑफन सेलिब्रेटेड इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन, तो यही है लिरिकल विद इंडियन थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपने, ठीक है, 109 130 तक बेटा बताऊंगा। बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए ये चीजें देखना कि वास्तव में अगर आप किसी भी संस्था से जुड़ रहे हैं तो ऑथेंटिसिटी है या नहीं है, अगर आप हम पे विश्वास कर रहे हैं तो ऑथेंटिसिटी है या नहीं है। सिर्फ एक लिटरेचर के सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, टीचिंग मेथड है उसमें भी एज इट इज है, और ग्रामर में मैं ये नहीं कहता कि ग्रामर में कभी भी सेंटेंस एज इट इज नहीं आते, ग्रामर कॉन्सेप्ट बेस होती है। वोकेब का सेक्शन है वो आपको एज इट इज है वो मिलेगा। सेनोनिम एक सेनोनिम है, एक एंटोनिम है, वो क्या है कि नहीं आया था, वो बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूं। जिसमें ओपिनियनेट है वो एंटोनिम है वो नहीं आया था। एक जो ईडियम है वो हमारे क्या है कि जो यूं कहें कंटेंट में से नहीं आई थी, परंतु ऑप्शन इतना इजी था और वो इजी वाली नहीं आई थी, टफ वाली तो आई थी, डक्स एंड ड्रैग्स वाली है वो बिल्कुल आई थी। और लिमिटेड 285 ईडियम में से क्या है कि मैटर है वो आया। सेनोनिम एंटोनिम है वो लिमिटेड 100 200 क्या है कि इतने करीब है, 120 के करीब तो सेनोनिम, ठीक है, और 220 के करीब शायद तक एंटोनिम है, ठीक है। इतने में क्या है कि आपके सेनोनिम एंटोनिम में से क्वेश्चन है वो आए थे। और एक कौन सी ईडियम नहीं आई थी, ठीक है, ब्लड इज थिकर देन वाटर, ये ईडियम है वो नहीं आई थी, जिसमें 4 ऑप्शन में इजीली बच्चा पिक कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड ये क्वेश्चन है वो पूछा गया था। तो यहाँ पे मैनिफेस्टो, ए पोइटिक मैनिफेस्टो है, तो यहाँ पे देखो विच वर्क इज कंसीडर मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म, तो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड 26 जनवरी 2025 में पेपर हुआ था। उसके अलावा नोट्स में भी क्या है कि एज इट इज दिया हुआ है, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड ए क्रिटिकल वर्क ऑफ ए ग्रेट सिग्निफिकेंस ब्रिंग फोर्थ वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोइट्री एंड पोइटिक डिक्शन। तो यहाँ पे एज इट इज क्या है कि एक प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है, जनरली रिगार्डेड एज द मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक मूवमेंट, ठीक है। कहीं पे आप ये सोचो कि सर इसमें तो मैनिफेस्टो ऐसा दिया नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेक पोइट है वो किसको कहते हैं, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, कोलरिज साउदी वर्ड्सवर्थ, तो यहाँ पे दिया हुआ है लेक स्कूल में, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ कोलरिज और साउदी है, तो यहाँ पे सीधा लेक स्कूल लिख के यहाँ पे इतनी सा कंटेंट है उसमें से क्या है कि क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, हियर इज द स्मेल ऑफ ब्लड स्टिल ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया, पढ़ते ही आप लोगों ने कर दिया होगा, ठीक है। किसमें से, हाइपरबली का क्वेश्चन है, और मैकबेथ में से, एक लिटरेचर का जो स्टूडेंट है, ठीक है, उसके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हाइपरबली के टॉपिक में ये सारी चीजें मैम ने डिस्कस की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स डजंट बिलोंग टू रेनेसां पीरियड, तो कौन सा रेनेसां पीरियड से रिलेट नहीं करता है, बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ पे देखिए बात करें कि एलिजाबेथन रेनेसां जो पीरियड है उसमें कौन कौन से, विलियम शेक्सपियर है, मार्लो स्पेंसर है, तो यहाँ पे शेक्सपियर, मार्लो, ठीक है, और स्पेंसर और बेन जॉनसन 3 आगे। सैमुअल जॉनसन है वो एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ जॉनसन में सैमुअल जॉनसन है, ठीक है। एलिजाबेथन एज और रोमांटिसिज्म में नहीं है, तो सीधा सा क्वेश्चन है वो यहां से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सीफ ग्लेन इन फ्रेंच फील्ड बाय तोरुदत्त क्या चीज है, बहुत ही अच्छे प्रकार से यहाँ पे देखिए 160 पोइम आर ट्रांसलेटेड फ्रॉम फ्रेंच इनटू इंग्लिश बाय दत्त, तो ये आया है कलेक्शन ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम फ्रेंच पोइट। तो सीधा सा क्वेश्चन है वो यहां से पूछा गया। हर एक चीज, हर एक वर्क है बहुत ही शिद्दत के साथ में चर्चा करते हैं, चाहे वो लिटरेचर का सेक्शन मिलेगा आपको, चाहे वो आपको ग्रामर का सेक्शन मिलेगा, चाहे वो आपको वोकेब का, यहां तक वोकेब साइनो एंटो वन वर्ड जिनको दूसरे छुड़वा देते हैं हम पढ़ाते हैं,
ठीक है, हर एक चीज की आपको क्लास मिलेगी, चाहे आप क्या है अपनी यूं के वोकेबुलरी भी करेंगे, चाहे साइनो एंटो वन वर्ड फ्रेजल वर्ब ईडियम, हर एक चीज की क्लास है वो आपके लिए अवेलेबल रहेगी। फ्रेजल वर्ब की क्लास है वो आपके लिए अवेलेबल रहेगी। ग्रामर के हर एक पॉइंट की, लिटरेचर है या क्या अपनी यूं के टीचिंग मेथड शानदार, हर एक चीज है वो बहुत ही, राकेश सर है, ठीक है, श्वेता मैडम है, मैं, ठीक है, जो रेगुलर क्या है कि एक प्रकार से अपनी यूं कहें जिनकी क्लासेज है वो आपको अवेलेबल रहेगी। ठीक है, जो अपने यूं कहें कि जो अगर बात करते हैं कि बाकी टीम की, तो बाकी टीम चाहे क्या है क्या, ये नहीं है कि एक व्यक्ति है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, वो कहते हैं ना, ठीक है, एक व्यक्ति है वो इतने अच्छे कंटेंट, इतनी शानदार चीजें करवाने के लिए क्या है, अपने मानते हैं कि भी हो सकता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड, तो ये नहीं कहता कि मैं हो नहीं सकता, परंतु हमारा ये रहता है कि अपने को बच्चे को बेस्ट से बेस्ट चीजें हैं वो उपलब्ध करानी है, चाहे क्या है एक व्यक्ति लगे, चाहे उसमें 4 टीचर है उनको काम में काम करना पड़े। तो यहाँ पे क्या है हर एक चीज आपके लिए। तो आगे बात करते हैं, देखो यहाँ पे फिर से अगर अपने बात करें, बैक टू बैक क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, 106 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, रेगुलर क्या है कि बेसिस है वो आपको क्वेश्चन कौन से नहीं आए वो भी लास्ट में चर्चा करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिस्टिंग्विशेस ए स्पेंसरियन सोनेट फ्रॉम शेक्सपियरियन। एज इट इज क्वेश्चन भी पूछा गया था, नोट्स में भी है कि स्पेंसरियन सोनेट है शेक्सपियरियन सोनेट से कैसे अलग है। क्वेश्चन देखिए, डिफरेंस बिटवीन शेक्सपियरियन एंड स्पेंसरियन सोनेट, ठीक है, इट्स राइम स्कीम। 17 अगस्त को पेपर था, तो यहां पे बात करें इट यूजिंग इंटरलॉकिंग राइम, और ये भी है स्पेंसरियन सोनेट में एडमंड स्पेंसर ने क्या है इंटरलिंक्ड जो क्या है कि राइम स्कीम है वो यूज किया है। ये नोट्स में भी एज इट इज है और क्वेश्चन पेपर में भी आपसे पूछा गया था, टेस्ट में भी। नेक्स्ट बेटा, विच ऑप्शन इज ट्रू रिगार्डिंग द ओड। ओड के संबंध में क्या क्वेश्चन है वो सही है, ये पूछा है। तो यहां पे सीधी सी बात करें ओड का, तो ओड है वो क्या है लॉन्ग लिरिकल पोइम है, और इन सब्जेक्ट मैटर एंड सीरियस सब्जेक्ट मैटर, सीरियस इन सब्जेक्ट मैटर एंड डिग्निफाइड इन स्टाइल। तो ये दो चीजें बिल्कुल सही है। यहां पे बात करें लॉन्ग लिरिक पोइम और सीरियस इन सब्जेक्ट एंड ट्रीटमेंट एंड एलिवेटेड स्टाइल, तो डिग्निफाइड स्टाइल। क्या 40 लाइन का तो क्या होता है सोनेट होता है जी, ऑक्टेव से स्टेट किस में होते हैं सोनेट में, तो 2 स्टेटमेंट सही है, 2 नंबर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ए सिचुएशन इन ए प्ले इन विच द ऑडियंस एंड ऑथर नो समथिंग ऑफ विच द कैरेक्टर इज इग्नोरेंस। तो सीधा सा क्या है कि यहाँ पे दिया हुआ है ड्रामेटिक आयरनी में कि ऑडियंस हैज मोर इंफॉर्मेशन देन वन और मोर कैरेक्टर, तो यहाँ पे एज इट इज ड्रामेटिक आयरनी के नोट्स में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पे एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात करें तो यहां पे देखिए सीधा क्या क्वेश्चन है कि एस्थेटिक एग्जिस्टेंशियलिज्म आर्ग्यूज दैट एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस। यहां पे आ जाइए, ठीक है, देखिए एग्जिस्टेंस अंडरलाइन किया हुआ है, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। ये एक प्रकार से किसकी थियरी है, ठीक है, सार्ट्रे है, ठीक है, उनका विजन है कि मैन इज बोर्न इनटू ए काइंड ऑफ ए वॉइड, कि मैन है वो क्या है कि एक प्रकार से मीनिंगलेस, मीनिंगलेस क्या है जो वर्ड है उसमें क्या है जन्म लेता है, और वो अपने बिहेवियर से, ठीक है, देखिए यहां पे दैट इज ओनली बाय एग्जिस्टिंग एंड एक्टिंग ए सर्टेन वे डू वी गिव मीनिंग टू आवर लाइफ। जन्म तो वो क्या है कि एक प्रकार से मीनिंगलेस वर्ड मिलेगा, परंतु अपने तरीके से क्या है वो अपने जीवन को अर्थ देता है, ये यहाँ पे। और उसके साथ में किरकेगार्ड की जो बात है, ये किरकेगार्ड आगे एज इट इज क्या है एग्जिस्टेंशियलिज्म है, उसका क्वेश्चन यहाँ पे आया है। नेक्स्ट बात करते हैं गोथिक नोवेल की, तो यहाँ पे इट इज ओरिजिनली हैड ए मिडाइवल कोनोटेशन, हर एक की बात करूंगा, मिडाइवल कोनोटेशन की बात है। और ये क्या कह रहे हैं, नोवेल जो है वो 1760 से 1790s के बीच में। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं, यहाँ पे ये देखिए मिडाइवल बिल्डिंग एंड रूल कहां से आए हैं। दूसरा 60 से 90s तक, 1760 से 1790s तक है। तो यहाँ पे देखो कासल ऑफ, ठीक है, और ट्रेंटो जो है वो 1765 मतलब 1760 से, और इनिशिएटेड इन इंग्लैंड यहां से स्टार्ट हुआ, और एन रेडक्लिफ मिस्टीरियस ऑफ यूडोल्फो 1794 और इटालियन 1797।
अमंग द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द जेनरे, तो इसके बीच में क्या है कि ये गोथिक है, जो गोथिक द जेनरिक मीनिंग ऑफ हॉरर है फैंटेसी। और द लिंक बिटवीन सबलाइम एंड टेरर इज क्लियरली सीन इन द इमेजिनेटिव एग्जरेशन, तो ये तो ऑफ द गोथिक नोवेल, तो ये तो बिल्कुल है ही, मिस्ट्री है, टेरर है, ये तो गोथिक की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सीधा सा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टेरर है, ये सारी चीजें, तो यहाँ पे ये एज इट इज क्वेश्चन है वो पूछा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा 121 नंबर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, हालांकि मैं ये नहीं कहता चारों वर्क है उनका दिया गया था, परंतु बंगला में क्या है कि एक प्रकार से जो वर्क है जो टैगोर के, और इंग्लिश में उनके नाम दो के सीधे से दिए गए थे, और दो अगर मिलाते हो, जैसे सोनार तरी जो है गोल्डन बोट, और गीतांजलि सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, यहां पे अगर अपने देखेंगे तो यहां पे देखो सोनार तरी जो है द गोल्डन बोट और गीतांजलि ऑफ स्प्रिंग, अगर ये दो ही मिला देते तो आप ये आंसर है वो कर देते। तो एज इट इज नोट्स में से ये आया है दो के मिलाते ही, ठीक है, यहाँ पे इन दो के नाम है वो बिल्कुल नहीं दिए गए हैं, ये दो के ही नाम दिए गए हैं, वो आपके सामने प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, ठीक है 122, यहाँ पे देखिए एज इट इज, ठीक है, ओनोमोटोपिया का एग्जाम्पल जो टेस्ट में दो बार क्या है कि टेस्ट में लिया गया है, नोट्स ही नहीं, दो बार टेस्ट में लिया गया है। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कम डाउन ओ मैड विच लाइन यूज ओनोमोटोपिया, तो यहाँ पे सीधा सा क्या लिखा हुआ है, द मोन ऑफ डव इन ए इमोरल एल्म्स, तो यहाँ पे है द मोन ऑफ डव इन इमोरल एल्म्स, सीधा सा यहाँ पे दे दिया, ओनोमोटोपिया है ये पूछा था। और आगे यहाँ पे फिर से दिया हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है, द मोन व्हेन टेनिसन राइट द मोन ऑफ डव इन इमोरल इल्म एंड मर्मरिंग ऑफ ए इन्यूमरेबल बीज, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ओनोमोटोपिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, एक मॉक एपिक है उसके बारे में, तो मॉक एपिक के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे सीधा सा क्या है, ठीक है, ग्रैंडिलोक्वेंट एपिक स्टाइल, स्टाइल तो क्या है कि एक प्रकार से एपिक स्टाइल में होगा, ठीक है, परंतु इसका जो सब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रिवियल, ठीक है, ट्रिवियल सब्जेक्ट होते हैं, तो ट्रीट्स ए ट्रिवियल एंड कॉमन प्लेस सब्जेक्ट इन एन एलिवेटेड स्टाइल, तो यहाँ पे मॉक एपिक का सीधा सा क्वेश्चन है वो पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं बेटा 126 नंबर, प्री रेफेलाइट पोइट्री के संबंध में एक पहले आया था, तब मैंने कहा था प्री रेफेलाइट 1848 में स्टेब्लिश हुआ था, 1837 से 1901 तक जो अपने यूं कहें विक्टोरियन जो पीरियड था, विक्टोरियन एज थी, उसमें ये चीज यहाँ पे भी मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे प्री रेफेलाइट पोइट्री के संबंध में क्या क्वेश्चन सही है, द इन्फ्लुएंस ऑफ प्री रेफेलाइट स्कूल वो स्ट्रोंगर ऑन द विजुअल आर्ट देन ऑन राइटिंग, तो यहां पे कहां पे लिखा गया है, देखिए द मोस्ट इंडिस्पेंसेबल ऑफ ऑल टू प्रोड्यूस थोरोली गुड पिक्चर एंड स्टेच्यू, इसका मतलब क्या है, राइटिंग से ज्यादा किस पे एक प्रकार से इसका ज्यादा इफेक्ट था, तो विजुअल आर्ट देन राइटिंग, बिल्कुल एज इट इज यहाँ पे लाइन है। नेचर ऑफ प्री रेफेलाइट इज डिफरेंट फ्रॉम रोमांटिसिज्म, दे आर अवर्टली, ठीक है, मोर सेंसुअस एंड सिम्बोलिज्म, तो यहाँ पे एक प्रकार से ए बी, प्री रेफेलाइट राइटिंग डिड नॉट हैव एन एंड्यूरिंग इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर, तो यहां पे तीसरा जो स्टेटमेंट है उसमें ये लिख दिया प्री रेफेलाइट का जो लिटरेचर पे कोई भी इफेक्ट नहीं था, जबकि यहां पे सीधा सा लिखा हुआ है क्या कि यहां पे देखिए कि ये देखिए द ब्रदरहुड ऑल्सो एनकरेज द इन इंटरडिसिप्लिनरी आर्टिस्ट्री परस्यूइंग पेंटिंग पोइट्री लिटरेचर टुगेदर, यहां पे लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन विक्टोरियन आर्ट एंड लिटरेचर, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, और ये एक प्रकार से रोमांटिसिज्म है उसके बिल्कुल क्या है, बिल्कुल डिफरेंट था इसका नेचर, तो ये यहां पे नहीं, इससे पहले वाली जो क्या है कि अपने जो आपके लिए नोट्स लेके आया था, पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें ये चीजें मेंशन थी, यहाँ पे पेज है उसमें कटिंग में नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके सब्जेक्ट मैटर से ये क्या था, बिल्कुल डिफरेंट था, बिल्कुल अच्छे प्रकार से ये चीजें बताई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज नोट द मेन यूज ऑफ ए एलिट्रेशन इन पोइट्री, अब एलिट्रेशन है उसका मेन यूज क्या नहीं है, तो एलिट्रेशन है वो पोइट्री को शॉर्ट थोड़ी करेगा,
ठीक है, यहाँ पे सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, टू शॉर्टन द पोइम। एलिट्रेशन यूज करने से पोइट्री है वो शॉर्ट नहीं होती, तो ये यहाँ पे गलत पूछा था, कौन सा गलत है, तो ये गलत है, ये सभी बच्चों का सही होगा क्वेश्चन। टू लीव्स एंड ए बड, ठीक है, बैक टू बैक क्वेश्चन है, ठीक है, वो अपने चल रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 29। टू लीव्स एंड ए बड बाय मुल्कलाल आनंद, तो क्या है यहाँ पे, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ टी प्लांटेशन वर्कर इन इंडिया। दो जगह नोट्स में भी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, टी प्लांटेशन है, उसके क्या है, एक्सप्लॉइटेशन की बात है, एक्सप्लॉइटेड बाय ब्रिटिश एंड इंडियन सुपीरियर। क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है, 7 नवंबर 2024 के पेपर में, टू लीव्स एंड ए बड आनंद नरेट्स द स्टोरी ऑफ इंडियन लेबरर हु इज एक्सप्लॉइटेड ऑन ए टी प्लांटेशन इन ब्रिटिश ऑक्यूपाइड आसाम। तो यहाँ पे एज इट इज क्वेश्चन है वो पूछा गया था, नोट्स में भी है और लास्ट क्वेश्चन भी आया है और टेस्ट में से भी एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, मतलब पर्सोनिफिकेशन का भी एग्जाम्पल टेस्ट में लिया गया। व्हाट इज द फीचर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच इन इन्वेंशन नेचर स्टाइल फ्लैट स्टेप डैम स्टडीज ब्लो। 27 नवंबर 2024 का पेपर था और यहां पे भी ये पूछा था, इन्वेंशन नेचर चाइल्ड फ्लैट स्टेप डैम स्टडीज ब्लोज। तो किसका एग्जांपल है, पर्सोनिफिकेशन, और यहां पे क्या था, पर्सोनिफिकेशन। तो एज इट इज क्या है कि यहां से क्वेश्चन आए थे बेटा, आपको कतई भी ये घबराने की जरूरत नहीं है कि तिजांस पाठशाला से जुड़ेंगे तो अपने को चीजें कैसे मिलेगी। आपको हर एक चीज शानदार मिलेगी, चाहे वो ग्रामर का सेक्शन है, वोकैबुलरी का है, लिटरेचर का है, या क्या है कि अपने यूं कहें टीचिंग मेथड का है। हर एक चीज की क्लास रहेगी। नोट्स अब तो और ज्यादा क्या है कि उनको शानदार बना दिया गया है। आपको हर एक चीज है वो नोट्स में से मिलेगी, हर एक चीज है वो नोट्स में से मिलेगी। ठीक है, ये हमारा ये प्रयास रहेगा। चाहे यूं कहें, चाहे सिमली जैसी सिंपल चीज है उसके भी 25-25 एग्जाम्पल, 30-30 एग्जाम्पल है, वो आपके लिए वहां पे रखने की कोशिश की है। चाहे मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, चाहे लिटरेरी पीरियड। और मैं आपको कहता हूं, जो जिसके लिए आप डर रहे हो, चाहे वो आपका पोइम है, चाहे आपका प्रोज है, चाहे वो आपका नोवेल है, ड्रामा है, हर एक चीज ड्रामा लाइन टू लाइन है वो आपको करवाया जाएगा। प्रोज कैसे, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, हर एक चीज का टॉपिक वाइज टेस्ट और शेड्यूल टेस्ट तो हर बुधवार को कभी भी मिस है वो आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है कि वेडनेसडे से आपका शेड्यूल टेस्ट स्टार्ट है, और अगर बात करें 8 तारीख से आपका शेड्यूल टेस्ट स्टार्ट है। और अगर बात करें, ठीक है, टॉपिक वाइज भी आपके क्या है कि टेस्ट लिए जाएंगे। इतनी क्या है कि अपने यूं के शानदार प्रैक्टिस, अच्छे लेवल के क्वेश्चन की अपने प्रैक्टिस करेंगे कि आपको एज इट इज क्वेश्चन भी वहां से मिलेंगे, उन टेस्ट में से क्वेश्चन मिलेंगे, आपको नोट्स में से क्वेश्चन मिलेंगे। ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूं। कौन से क्वेश्चन नहीं आए हैं वो भी मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि एकदम ये कहते हैं ना, बढ़ाने चढ़ाने की बात नहीं है, हर काम में फेयर होना चाहिए। और हम अपने प्रति ईमानदार है, अपने स्टूडेंट के प्रति ईमानदार है, तो स्टूडेंट हमारे प्रति ईमानदार है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो क्वेश्चन है वो नहीं करवाया गया था। राइटर और उनके वर्क्स है ये हमारे नोट्स में नहीं है, ये क्वेश्चन है वो हमने नहीं करवाया था। आगे बात करते हैं, विच रोमांटिक पोइट स्टेटेड दैट एलिजी इज ए फॉर्म ऑफ पोइट्री नेचुरल टू रिफ्लेक्टिव माइंड। ये क्वेश्चन भी क्या है, हमारे नोट्स में नहीं है, हम नहीं था। ठीक है, अब तो अपडेट किए जा रहे हैं। अब तो आपको शायद ऐसा मौका मिले कि आप पेपर देने के लिए जाएं और वहां पे आपको पेपर में चीजें नहीं मिले, परफॉर्म आपको करना है। और जो अपने शेड्यूल टेस्ट लेंगे उससे इतनी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप नो डाउट परफॉर्म करेंगे। और यहां पे देखें कि ये क्वेश्चन है वो नहीं था। आगे वॉल्टर स्कॉट है, ठीक है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग दे प्लेड विद थॉट एज द एलिजाबेथन हैड प्लेड विद वर्ड। तो ये क्वेश्चन भी क्या है कि नोट्स में नहीं था, हमने नहीं करवाया। आगे बात करते हैं, अब जिसका सबसे ज्यादा डर था ना, जैसे आगे 4-5 क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या है, इंडियन पोइट राइटर। आप बच्चों को तो डर लग रहा होगा, पुराने वालों को, कि हमने क्या है कि इंडियन राइटर पोइट है, ऑथर है, वो तैयार किए थे और वो हट गए सिलेबस से। मैं ये कहता हूं एज ए टीचर ईमानदारी के साथ में आपको खुश होना चाहिए। क्यों, वहां पे पता नहीं किस वर्क में से कौन सी चीज कैसे पूछेगा वो। जैसे यहाँ पे आगे जो चर्चा करेंगे, हमने बहुत डिटेल से क्या है कि हर एक राइटर की बहुत से मैडम ने क्या है कि सुनीता मैम ने बहुत सी क्या है कि यूं कहें वर्क्स है उनकी डिटेल दी थी, डिटेल से चर्चा की थी, अभी भी नोट्स अवेलेबल है। और
अपने यूं कहें फिर भी क्वेश्चन है वो वहां से आउट ऑफ रेंज। मेरे को तो तब अचरज होता है जब कोई टीचर ये कह दे, ठीक है, पिछले पेपर में कि हमारे क्या आएगा कंटेंट में से 148 क्वेश्चन आए। कैसे आ सकते हैं? ठीक है, अगर 148 क्वेश्चन है, 150% है, 145 प्लस पर्सन है, 140% अगर आए हैं, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि उनको सबके सामने रखना चाहिए। और मैं ये जरूर कहूंगा कि आप सभी बच्चों को अगर वो 150% अपने नोट्स में से बता दे। ये नहीं है कि अपने मैंने क्या है कि आपको ये 4 है ऑथेंटिक बुक बताई थी, ठीक है, मैंने ये क्या है कि आपको 5 साइट बताई थी, मैंने क्या है कि आपको ये चीजें बताई थी, और उनमें से ना जैसे मैंने प्रेजेंट किया टेस्ट में से नोट्स में से एज इट इज क्या है कि 145% अगर कोई टीचर बताता है तो मैं आपको यह सलाह दूंगा आपको वहां पे ज्वाइन करना चाहिए। आपको कतई भी दूसरी संस्थान में ज्वाइन नहीं करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल मैं अपने काम के प्रति ईमानदार हूं, अपनी बात के प्रति ईमानदार हूं। अगर 145 प्लस क्वेश्चन एज इट इज किसी के नोट्स में से आ रहे हैं तो आपको दिक्परमित होने की जरूरत नहीं है। इतने तो सिलेक्शन के लिए अपने को चाहिए नहीं, इतने क्वेश्चन तो सिलेक्शन के लिए चाहिए नहीं। तो अगर एज इट इज 145 प्लस क्वेश्चन अगर है कि एज इट इज हमारे यहां से, ठीक है, तो बिल्कुल आपको ज्वाइन करना चाहिए। तो बात करते हैं यहां पे बेटा, ये क्वेश्चन जो जैसे जया है उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ को द लॉन्ग साइलेंस, जो उनका नोवेल था दैट लॉन्ग साइलेंस, उसमें किससे कंपैरिजन किया है, ठीक है, किस मेटाफर का यूज करते हुए, पेयर ऑफ बुलेट यॉक्ड टुगेदर, ये भी हमारे द्वारा नहीं बताया गया। आगे पोइम एंटरप्राइज है निजम एजेकिल की, उसमें किसके बारे में चर्चा है। हालांकि क्वेश्चन करने को सही कर देते हैं, आप बच्चों के भी नहीं पढ़ा हुआ है तो भी क्या सबसे लंबा ऑप्शन ये कर दो, उसके हिसाब से सही हो गया होगा, बहुत से बच्चों का हो गया, ठीक है। और ठीक है, किसी टीचर ने पढ़ाया भी होगा, मैं ये नहीं कहता जो हमने ये 4-5 ठीक है 7% है वो लिटरेचर के नहीं करवाए तो दूसरों ने नहीं करवाए, बिल्कुल करवाए होंगे, ठीक है, दूसरे टीचर्स ने करवाए होंगे, परंतु ये नहीं है कि 150 में से 150%, 145 प्लस पर्सन नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे बेटा, ठीक है, ईमानदारी मिलेंगे तो आप मुझे भी बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके विद प्रूफ है, ठीक है, विद प्रूफ, ठीक है, विद प्रूफ मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, विद प्रूफ ही आपसे चाहता हूँ कि ये जी ये कंटेंट है और यहाँ पे ये चीजें हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है उस प्रकार से। ये नहीं है कि ये जी 5 बुक है उनमें से ढूंढ लो आप, ऐसा नहीं चलेगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु नरेट्स द स्टोरी इन मंजू कपूर। मंजू कपूर की स्टोरी डिफिकल्ट डॉक्टर है, उसमें डिफिकल्ट डॉक्टर में स्टोरी को कौन नरेट करता है, तो ईडा। हालांकि करेक्टर के बारे में वीरमती है, उनके बारे में मैम ने चर्चा की थी, परंतु ईडा के बारे में क्या है, ठीक है, नहीं बताया था, तो छोटी सी चीज नहीं बताई है तो भी हम स्वीकार करते हैं। द टाउन विच इज द प्राइमरी सेटिंग फॉर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, अरुधंती रॉय, तो यहाँ पे एज इट इज ये नाम नहीं बताया गया था, ए मेनन जो है, ठीक है, ए मेनम जो है ये नाम नहीं बताया गया था। हालांकि केरला और उनकी चर्चा है वो मैम ने की थी, परंतु हम फिर भी कहते हैं ये नहीं है कि थोड़ी सी तो चर्चा हमने की थी, थोड़ी सी तो बात हमने की थी, बिल्कुल कतई ये नहीं है, ये नहीं बताया गया। तो ये इस प्रकार से जो क्वेश्चन है, और उसमें ये ज्यादातर जो क्वेश्चन देखोगे इंडियन राइटर का, ये भी इंडियन राइटर का है, ठीक है। उसके बाद में अगर अपने बात करें, ठीक है, इससे पीछे वाला जो है जया वाला, ये भी इंडियन राइटर का है। ये अगर बात करें ये इंडियन राइटर का नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, आगे और होने चाहिए, ठीक है, तो ये आए नहीं। तो ये इतने क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्या है कि 6 से 7 क्वेश्चन जो भी है, हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन है, मैं पहले के बता देता हूं, हो सकता है इधर मैं चर्चा करने से हो सकता है एक आध क्वेश्चन और मिल जाए, ठीक है, जो हमने डिस्कशन नहीं किया हो सकता है कि जो डिस्कशन किया है, जितने क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं उनमें से भी क्या है कि नोट्स में या पेपर में आए हुए क्वेश्चन भी रह सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है वहां पे बैठ के एक एक चीजें हैं वो नहीं क्या है कि, ठीक है, छांटी गई, अलग से निकाली गई कि आप लोगों के लिए इतना ऐसे माहौल क्रिएट किया जाए, ठीक है, कि हम जो करवाएंगे वही आएगा, ठीक है, दूसरे जो करवाएंगे उनमें से नहीं आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जो मेहनत कर रहे हैं, बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं वो आपके सामने प्रेजेंट किया है पूरी ईमानदारी के साथ में कि किस प्रकार से कंटेंट है और किस प्रकार से जो टेस्ट में क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, और बताना भी चाहिए, ठीक है। जैसे सभी साथी टीचर्स है उन्होंने ये कहा था कि सर, ठीक है, पूरे राजस्थान में सीधा कोई नहीं जानता, आप बिल्कुल वीडियो बनाइए, और अगर
उनको पता, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या है कि थोड़ी सी ये सहूलियत होगी, ये अच्छी बात होगी कि वो किससे जुड़े कि नहीं जुड़े। ठीक है, ये नहीं है कि आप हमसे जुड़े। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि हमारे द्वारा इस प्रकार से चीजें हैं, आपके लिए सहूलियत रहेगी। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपके लिए चीजें बिल्कुल स्पष्ट है। और आगे मैं ये फिर से आपको विश्वास दिलाता हूं, आगे चाहे लिटरेचर का पोर्शन है, चाहे वोकेब का है, ग्रामर का है, टीचिंग मेथड का है, और शानदार काम है, उस पर किया जा रहा है। आगे 15 से 20 दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ये कहता हूँ। ठीक है, किसी भी कंटेंट के लिए, चाहे वो ग्रामर का है, वोकेब का, लिटरेचर का, टीचिंग मेथड का, किसी भी कंटेंट के लिए हमारा फोकस ये रहता है कि जो काम टीचर को करना है वो टीचर ही करेगा, बच्चा नहीं करेगा। ठीक है, बच्चे का काम है जो उनको चीजें दे दी है उसमें से उसको गलत नहीं करके आना है, उनको वो अच्छे प्रकार से करे, और फिर क्या है कि उनके जितने हो सके उतने टेस्ट है वो दे और उसमें परफॉर्मेंस सुधारे, न कि वो इधर उधर से चीजें इकट्ठी करने में अपना टाइम है वो खराब करे, टाइम वेस्ट करे। बिल्कुल लिमिटेड टाइम है, 8 महीने का टाइम है, फोकस रह के जो बच्चा तैयारी करेगा नो डाउट उसका सिलेक्शन होगा। और जो इधर उधर क्या है कि चीजों में भटकेगा, ठीक है, उसको जब पेपर देगा तो ये चीजें हैं वो फेल हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।